Okay, let us start with the law. So what I was trying to show you how income tax department get the information. So there are various sources. Gradually you will definitely understand few of the sources from where income tax department comes to know about it. Apart from that, income tax department have a scheme of income tax informant where they try to hide the name and information about the informant. They don't share with it anybody. They can share with Supreme Court and High Court level authority, that too with a secrecy that it cannot be shared with anybody else. तो इतना याद रख लो कि सर्च के केसेस में, सर्च, okay, in search के cases you don't have to share a reason to believe, or you don't have to share the name of the informant with the person on whom the inquiry has been conducted. और ये अमेंडमेंट अरुण जेटली सर ने लॉ में लाया था इन 2018, अराउंड 2018, जब इन्होंने जो टैक्स इन्फॉर्मेंट होते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया था. वी वर सर्चिंग द टैब इन द न्यू वेबसाइट पोर्टल, लेकिन अभी तक न्यू वाले पे अपडेट नहीं हुआ है. इट विल टेक इट्स ओन टाइम, इन अनदर कपल ऑफ वीक्स इट विल बी देयर. लेकिन जो पुराना वाला इनकम टैक्स पोर्टल था वहां पे सर्विसेज में दिख जाता था दैट हाउ डू वी रिपोर्ट. And apart from that, income tax is giving you some monetary what you say support also, around 2%, 3%, 5%, तो up to 5 crore you can earn from income tax department. तो ऐसी बातें वहां पे होती है. चलो ठीक है. So whenever income tax authority comes for a raid, another question is that what can they do? अब तुम समझो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सुपरमैन है. क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सुपरमैन है? बिकॉज दे कैन डू एनीथिंग. They can break your walls, they can break the toilet fitting, they can tear out the sofa and bed. कुछ भी कर सकते हैं. अगर आपने उनको अगर कीज नहीं दी तो कबर्ड तोड़ने का पावर रखते हैं. सब कुछ वो कर सकते हैं. तो व्हाट आर द पावर्स ऑफ ऑथोराइज्ड ऑफिसर हु इज कंडक्टिंग द सर्च एंड सीजर? तो सबसे पहले तो आप उनको रोक नहीं सकते. ओके, दे विल डेफिनेटली एंटर एंड सर्च एनी बिल्डिंग, प्लेस, वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट where he has suspect that the books of accounts and money etc are kept. ठीक है ना? तो ये लोग यहाँ पे आ जाएंगे. बिल्डिंग, प्लेस, वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट. ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग कभी भी एंट्री कर सकते हैं. पावर टू ब्रेक द लॉक ऑफ एनी डोर, बॉक्स, लॉकर, अलमीरा एक्सेट्रा इफ द कीज आर नॉट प्रोवाइडेड. उनके पास दूसरा क्या पावर है? एक तो आपकी बिल्डिंग में आ सकते हैं, आपके प्लेस में आ सकते हैं, आपके प्रीमाइसेस में आ सकते हैं, आपके व्हीकल में आ सकते हैं. और आप अगर कीज नहीं देते हो तो दे कैन ब्रेक ओपन द दिस पर्टिकुलर बॉक्स, लॉकर, अलमीरा. सर्च पर्सन. अभी होता क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे रेड होती है, जहां पे ना जिस भी बिल्डिंग में रेड होती है, जैसे रेड होती है ना तो बहुत सारे लोग यहाँ से डेटा लेके भागने का ट्राई करते हैं. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी स्मार्ट है. आपकी प्रीमाइसेस के ऊपर रेड करने से पहले ही उनके ऑफिसर्स हर कॉर्नर पे खड़े रहते हैं. ठीक है ना? जहां से भी आप निकलोगे आपको वो लोग पकड़ते हैं. वो लोग ऐसे सिविलियन ड्रेस पे होते हैं, ऐसे इनकम टैक्स का अलग से यूनिफॉर्म पहन के नहीं आते. तो दिस इज योर प्रीमाइसेस. दे ऑलरेडी नो कि आप लोग भागने का ट्राई करोगे, डॉक्यूमेंट छुपाने का ट्राई करोगे. तो whoever is coming out from the premises he will be captured. Whoever was about to enter into premises, लेकिन premises के बाहर ही गाड़ी वगैरह पुलिस की देख के ये पर्सन टर्न मार के भाग रहा था तो इसको भी पकड़ा जाएगा. एंड डेफिनेटली जो इनसाइड है उनको तो पकड़ा ही गया है. तो 3 लोगों का वो लोग सर्च कर सकते हैं. पर्सन हु आर इनसाइड द बिल्डिंग, पर्सन हु इज अबाउट टू एंटर द प्रीमाइसेस एंड पर्सन हु हैज जस्ट एग्जिटेड फ्रॉम द प्रीमाइसेस. वो देख लो. Search any person who has got out of or is about to get into or is in the building. तो 3 लोग, who got out, who is about to get into or who is in building, vessel और place और vehicle. ये तो 3 हो गए. तो अभी क्या, अभी तक कौन से पावर अपने पढ़े? पावर टू एंटर, पावर टू ब्रेक, पावर टू सर्च एनी पर्सन, require any person who is in control of any books of accounts maintained in an electronic form to provide a password. अब यहाँ पे केस लॉ है बाटली बॉय करके. बाटली बॉय करके एक सीए फर्म है विच इज वेरी फेमस सीए फर्म. इट इज वन ऑफ द बिग 4 एसोसिएट. और बाटली बॉय का जो आर्टिकल था वो एक जगह पे ऑडिट कर रहा था. समझो यहाँ पे एक आर्टिकल है, वो ऑडिट कर रहा था. अब आर्टिकल्स के पास जो लैपटॉप होता है, सीए फर्म की जो आर्टिकल्स होते हैं उनके पास जो लैपटॉप होता है उसके अंदर बहुत सारे क्लाइंट्स का इंफॉर्मेशन होता है. तो और ये लोग सब लोग मैक यूज कर रहे थे. मैक जिसका पासवर्ड तोड़ा नहीं जा सकता जल्दी, मैकबुक यूज कर रहे थे. तो जैसे इनकम टैक्स की रेड आई, जैसे इनकम टैक्स वाले, इस बंदे ने क्या किया, पासवर्ड को स्लीप मोड पे डाल दिया, मतलब स्क्रीन लॉक कर दिया.
जैसे स्क्रीन लॉक कर दिया, इनकम टैक्स वालों ने इसको बहुत बोला, बहुत रिक्वेस्ट किया कि भैया ये लैपटॉप आपका सीज हो गया है, आप इसका पासवर्ड हमको बता दो। तो आर्टिकल बोलते रहा कि सर आई एम नॉट ऑथोराइज टू शेयर द पासवर्ड, आप मेरे बॉसेस से ले लो, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ऐसा बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। फिर उसके बॉसेस को बुलाया गया, पार्टनर्स को बुलाया गया, पार्टनर्स ने भी डेटा शेयर नहीं किया। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बाटली बॉय के ऊपर केस किया कि बाटली बॉय जैसे सीए फर्म, अ वेरी वेल नोन सीए फर्म, इज नॉट कोऑपरेटिंग विद अस इन केस ऑफ इनकम टैक्स प्रोसीडिंग। कोर्ट में बाटली बॉय ने काउंटर किया और बोला, if you want a data of a client, we can share his folder in front of you without manipulating anything, without deleting any file. The data, the folder of particular client we can share with you, but we cannot share the whole password because it is having a very confidential data of so many firms that we are not authorized to share. CA Institute does not allow us to open up to random inquiry. ठीक है ना? Yes, if you are having a specific inquiry about a specific person, you ask for 2 folder, you ask for 3 folder, you ask for 10 folders. In front of you, we will unlock the laptop and we will give you the data. लेकिन पूरे फाइल, पूरा लैपटॉप का एक्सेस आपको नहीं दिया जाएगा, एंड दे वन द पर्टिकुलर केस। तो आपको क्या समझता है यहां से कि हाँ, बाकी कंपनी, ये तो बाटली बॉय सीए फर्म थी, बहुत बड़ी सीए फर्म थी, तो दे प्लेड विद द लॉ। लेकिन ये जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जिनके ऑफिस में लैपटॉप वगैरह होते हैं, उसके पासवर्ड उनको देने पड़ते हैं। सीज एनी बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी एक्सेट्रा फाउंड अंडर द सर्च। तो आपको कुछ भी सर्च में आप कुछ भी सीज कर सकते हो, बुक्स, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन एक बात आप सीज नहीं कर सकते, एंड दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। आप किसी का दुकान नहीं बंद करा सकते। तो आप अगर ज्वेलर हो और ज्वेलरी शॉप पे अगर रेड आई है, तो ज्वेलरी नहीं सीज होगी, बाकी सब कुछ सीज हो सकता है। प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स और मेक कॉपीज ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये भी कर सकते हो। मेक द नोट और इन्वेंट्री ऑफ मनी, बुलियन और एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स और थिंग। तो आप इन्वेंट्री बना सकते हो और उसके नीचे साइन ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी पावर होगी, 2-4 बार पढ़ लो, याद हो जाएंगी। डीम्ड और कंस्ट्रक्टिव सीजर। अब कोई कोई चीज बहुत हेवी, अब मुझे बताओ, अगर आपको लैंड मिल गया या एक बिल्डिंग प्रीमाइसेस मिल गया, आप थोड़ी ना क्या उसको सीज करके लेके जाओगे ट्रक में लोड करके। तो लैंड होने दो, बड़ी प्रॉपर्टी होने दो, बहुत ज्यादा गोल्ड होने दो, ठीक है ना, कुछ ऐसी चीजें जो आप वहां से रिमूव नहीं कर सकते। सीजर मतलब समझो, सीजर मतलब वो डिपार्टमेंट सीज करके ट्रक में लोड करके डिपार्टमेंट में लेके जाता है, ठीक है ना। बट बहुत बार ऐसे कुछ असेट्स मिल जाते हैं विच आर हजार्डस टू द, जैसे कोई केमिकल है, समझो कोई टैंक है, कोई केमिकल है जो आपने स्टोर करके, यू आर अ क्रिमिनल, ठीक है ना, और आपने कोई तो केमिकल वगैरह स्टोर करके रखा है। अब केमिकल को ट्रक में लोड करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी बिल्डिंग में क्यों लेके जाएगा? तो ये यहीं पे सीज कर देता है। आपने कभी देखा होगा ना मूवीज वगैरह में, वो पूरी बिल्डिंग सीज कर देते हैं, फिर वो लॉक लगाते हैं, लॉक के ऊपर वो कुछ तो एक लिक्विड डाल के उसके ऊपर स्टैंप मार देते हैं। देखा है कभी ऐसे रेड कलर का स्टैंप? ओपन ही नहीं कर सकता कोई वो। हाँ, तो उसको कंस्ट्रक्टिव सीजर बोलते हैं, ठीक है ना। डीम्ड या कंस्ट्रक्टिव सीजर वेयर इट इज नॉट पॉसिबल और प्रैक्टिकल टू टेक एनी फिजिकल पोजीशन ऑफ एनी एसेट ड्यू टू द वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, वेट बहुत हेवी वेट का है, नेचर केमिकल है, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है ना। देन ऑथोराइज ऑफिसर में सर्व द ऑर्डर टू द ओनर ऑफ और द पर्सन, ओनर और द पर्सन who is in immediate possession thereof, that he shall not remove or deal with or part with such asset without any prior approval of the authorized officer. तो बिना अप्रूवल के आप ये नहीं कर सकते, ऐसे आपके ऊपर प्रेशराइज किया गया है। सेक्शन 132 सबसेक्शन 3 ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेंट। ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेंट मतलब आप उन चीजों को बिना इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के कहीं पे भी लेके नहीं जा सकते। ये जो आइटम है और ये जो आइटम है, इन दोनों में एक ही फर्क है, ये अनअकाउंटेड है, ये अनरिकॉर्डेड है, और ये रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड ज्वेलरी वगैरह आप अपने पास रख सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो आपके घर पे रेड हुआ है, आपने ये प्रूव कर दिया है कि या आपका नहीं है या किसी और का है, और किसी और ने आके उसको मतलब वैलिडेट किया है कि हाँ सर ये मेरा ही है, यहाँ पे रखा था, तो गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेंट देता है उसको कि भैया ठीक है, आपका प्रॉपर्टी सीज नहीं कर रहे, लेकिन आप इसको कहीं लेके नहीं जाओगे, बेचोगे नहीं, या आप ही के पास रहना चाहिए जब तक पूरा प्रोसीडिंग खत्म नहीं होता। Where it is not practical to take physical possession of any books of accounts or other asset for the reason other than mentioned in note 1 above, the authorized officer may serve the order
order on the owner of the person who is in immediate order or the person, ये off नहीं है, or the person who is in immediate possession, that he shall not remove or deal with or part with such asset without approval of authorized officer, and this order of restraint can be valid for maximum 60 days. तो गवर्नमेंट ने बोला भैया 60 डेज तक ये वैलिड रहेगा, 60 डेज में आप लोगों को डिपार्टमेंट को जो वेरीफाई करना है वेरीफाई कर ले, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेंट इज नॉट ऑर्डर ऑफ सर्च एंड सीजर, वो खाली आपने रुका के रखा है उसको, आप जस्टिफाइबल लग रहा है आपको कि वो उसका ही है, उसमें कुछ झोल नहीं है, फिर भी उसको बोला है रुक के रखना, लेकिन 60 डेज से ज्यादा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर्च का, जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, सर्च में का मोस्ट, सर्च तो वैसे पूरा ही इंपॉर्टेंट, लेकिन सर्च में का भी ये है रिबूटेबल प्रिजम्पशन। तुमको नहीं लगता कि पब्लिक एक्टिंग करना चालू कर देता है? पब्लिक एक्टिंग करना चालू कर देता है, घर पे जब रेड होता है तो पब्लिक एक्टिंग करना चालू कर देता है ना। क्या एक्टिंग करता है कि ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, मुझे तो पता ही नहीं था। एक एक तो बोलता है कि आप ही ने लाके रखा है। हाँ, किसी के डायरी में लिखा है, किसी के डायरी में लिखा है कि किसी को मैंने 25 लाख का लोन दिया है, ठीक है ना, तो आप उसको बोलते हो नहीं 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 वो तो गलती से, वो 25 लाख नहीं है, वो खाली 2 लाख रुपए है, 25 लाख तो 2-3 जीरो गलती से मेरे से लिखा गया है मैंने। फिर कोई प्रॉपर्टी के पेपर मिलते हैं आपके घर पे जिसपे आपकी साइन है, बोलता है नहीं नहीं ये मेरी साइन नहीं है, ये फॉर्ज करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो आपको नहीं लग रहा डिपार्टमेंट को ऐसा आप चुना लगाओगे तो पूरे सर्च का सर्च ही इनवैलिडेट हो जाएगा? झूठ बोलने में तो एसएससी एक्सपर्ट होता है ना। हाँ हाँ, मनी हाई जैसे टीम बनाएंगे। ओके, सो सर रिबूटेबल प्रिजम्पशन मतलब क्या होता है? जब डिपार्टमेंट आपके यहाँ पे आता है ना तो दे हैव सर्टेन प्रिजम्पशन। रिबूटेबल का मतलब होता है चैलेंजेबल। हमने प्रिज्यूम किया है, अगर आप कॉन्ट्राडिक्टरी आपके पास कुछ है, उसके प्रिजम्पशन के अगेंस्ट कुछ है, इफ यू आर नॉट अग्री विद द प्रिजम्पशन देन यू कैन फाइल द कंप्लेंट इन द कोर्ट। आप आके चैलेंज कर सकते हो, लेकिन अभी तो हम मान के चलेंगे कि आपके घर पे जो ज्वेलरी मिली है वो आप ही की है। एक एग्जांपल मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देता हूं कि ये जो शादी वगैरह में आते हैं ना, ये मौसी का एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ। एक मौसी पकड़ लो, गांव से अपने घर पे आती है, मुंबई में कोई शादी है तो मौसी गांव से घर पे आती है, और शादी में आप लोगों को पता है कि ज्वेलरी का एग्जीबिशन लगता है, बहुत सारी ज्वेलरीज वगैरह अपनी बॉडी पे वो लोग दिखाते हैं, तो कपड़े कम और ज्वेलरी ज्यादा होती है। ऐसी एक मौसी होती है जिसके पास बहुत सारा ज्वेलरी होता है। अब वो आपकी रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव है, तो उसने अपना सूटकेस आपके घर में रखा, शादी विधि हो गई जो अटेंड करनी थी वो, और उसके बाद उसको और 2-4 दिन मुंबई में यहाँ वहां घूमना, तो ऑब्वियसली उतना सारा ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहन के घूमेगी नहीं, तो सारा ज्वेलरी निकाल के एक सूटकेस में रख दिया, और अनफॉर्चुनेटली वो घूमने चली गई और आपके घर पे तभी रेड हुआ, ठीक है ना। अब आपके घर पे रेड हुआ तो आप ये सूटकेस किसका है बताओगे? जल्दी बोलो। आपका है बोलोगे? बहुत सारा ज्वेलरी रखा है सूटकेस में, आप बोलोगे मौसी का है, तो इनकम टैक्स क्या बोलेगा? आप बोल रहे हो मौसी का है तो इनकम टैक्स क्या बोलेगा? अरे मौसी को बुलाओ बोलेगा ना। अरे तुम मौसी को बुलाओ बोलेगा ना, मौसी का है तो मौसी को बुलाओ, ठीक है ना। अब तुमने मौसी को फोन किया कि मौसी घर पे जल्दी आ जाओ, इनकम टैक्स वाले आए हैं। मौसी बोल रही है हु आर यू? रॉन्ग नंबर। हाँ, क्योंकि मौसी के पास ये ज्वेलरी जो आया है वो मौसी को पता है कि ये इसके बिल्स वगैरह इसका ये कुछ नहीं है। हाँ हाँ, कोई भी फेक मौसी, अरे ओरिजिनल मौसी भी नहीं आती, मैं बता रहा हूँ। ये अगर ये सच भी होगा ना कि तुम्हारी मौसी का है, तो जो ओरिजिनल है, जो सच है, वो वाली भी नहीं आती। जो झूठी मोटी है वो तो आएगी नहीं, जो सच वाली है वो भी नहीं आती। फोन भी नहीं उठाते, बोलते नहीं है हमारा नहीं, आप ही का है जो भी है। हम अब हमारे ऊपर, हमको हमारे ऊपर क्यों ढकेल रहे हो? ऐसा है। तो आप कुछ भी कर लो, डिपार्टमेंट क्या मानता है कि आप ही का है, ठीक है ना। Where any books of accounts or any other documents or money, bullion, jewelry, etc. found in the possession of any person, it may be presumed that such books of account, documents, money, bullion and other valuable articles belong to the such person. वो उसी पर्सन को बिलोंग करता है। The content of such books of accounts and documents are true. आप ऐसे नहीं बोल सकते मैं टैली सीखने के लिए ऐसे ही एंट्री मार रहा था, ये एजुकेशनल वर्जन है टैली का, ऐसे ही सेल्स की एंट्री मार के रख रहा था, ऐसा नहीं बोल सकते। जो भी आपके यहाँ पे एंट्रीज हुई है वो सारी की सारी जेन्युइन मानी जाएंगी।
that the signature and every other part of the such books and other documents are with the purpose, which purports to be in a handwriting of the particular person or of particular person's handwriting, मतलब जिसके हैंडराइटिंग के जैसे दिखता है वो उसी का ही है, ऐसे माना जाता है। आपको अगर जाके फाइट करना है, आप अलग से जाके फाइट करो कि हम मान लेंगे कि अभी ये मेरे बाजू में नोटबुक रखा हुआ है, मैं इसके ऊपर कुछ भी पॉइंट्स लिखते रहता हूँ, लेक्चर के बीच में मेरे माइंड में कुछ आता है मैं वो लिखते रहता हूँ। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आएंगे, उनको लगेगा ये डायरी, भले ये डायरी का एक ही पेज मैंने यूज किया, लेकिन मानेगा कि बाकी की पूरी डायरी भी मेरी ही है और ये मैंने ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, ठीक है। that the document which are purports to be attested or stamped, जो भी स्टैम्प किया होगा या साइन किया होगा by a particular person are presumed to be attested or stamped by the such person। तो डायरेक्टर का साइन, एलिट गुरुकुल की डायरेक्टर का साइन का स्टैम्प मेरे मेरे लॉकर में होता है। अब मैंने जहां पे भी जिस भी पेपर पे साइन किया होगा तो वो मानेंगे कि वो मैंने ही किया हुआ है, मैंने स्टैम्प किया हुआ है, किसी और ने नहीं किया है। मैं बोल सकता हूँ कि नहीं सर मेरे कोई ऑफिस की किसी स्टाफ ने किया होगा, ये फॉर्ज किया गया है, ये झूठा है, ऐसे आप कुछ भी नाटक कर लो, उनका प्रिजम्पशन है, ये वो लोग मान लेते हैं। और रिबूटेबल इसलिए बोला गया कि असेसी इसको चैलेंज कर सकता है, लेकिन इन द कोर्ट ऑफ लॉ डिपार्टमेंट को कुछ बता के मतलब नहीं है। अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट सीज किया, आपने किसी के भी बुक्स ऑफ अकाउंट जब सीज करते हो तो बेचारा बिजनेस नहीं कर पाता, उसको नहीं पता कि उसके डेटर कितने, क्रेडिटर कितने हैं, किसको उसने बिलिंग करना है, किसको बिलिंग करना बाकी है, तो उसका बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है। जब आप उसका हार्ड डिस्क, पूरा सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर लेकर जाते हो तो ये ना हो करके हमने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा हुआ है। द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इज अंडर सेक्शन 132 नॉट टू बी रिटेन बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 दिन से ऊपर आप रिटेन मत करो। आपने पहले भी देखा है, सर्वे में भी लेके जा सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, लेकिन 15 डेज के लिए लेके जा सकते हैं। 15 डेज से ज्यादा जाना होगा तो हायर अथॉरिटीज का अप्रूवल लगता है, क्योंकि ये सर्च है तो यहाँ पे ज्यादा दिन दिए, 30 डेज दिया है। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 53A, 153A के अभी तक सेक्शन हुआ नहीं आपका, सर्च के केसेस का असेसमेंट होता है। दिस इज द लास्ट असेसमेंट का सेक्शन विच इज पेंडिंग। Unless the reason for retaining the same is recorded by him in writing and approval from chief commissioner and commissioner for such retention is obtained। 30 डेज से ज्यादा भी आप रख सकते हो, लेकिन क्यों रखना है वो आप बताओगे और चीफ कमिश्नर का आप अप्रूवल लेकर आओगे तो ठीक है। सर समटाइम व्हाट हैपेंस, अभी आप गए हो दादर में रेड करने के लिए, दादर में जाने के बाद पता चलता है अरे यार इसकी और एक बिल्डिंग है बांद्रा में, ठीक है ना, लेकिन बांद्रा में आपका पावर नहीं है, बांद्रा आपका जुरिडिक्शन नहीं है। या यहाँ जाने के बाद पता चलता है ये मुंबई का ऑफिस है, अरे पुणे के ऑफिस में भी एक इनका ऑफिस है, एक प्रीमाइसेस जहाँ पे डॉक्यूमेंट। अब मुंबई के ऑफिसर को पुणे के ऑफिस में रेड करने का ऑथोराइजेशन नहीं होता, क्योंकि जो बिल्डिंग का आपने ऑथोराइजेशन लेकर आए हो, सर्च वारंट लेकर आए हो, खाली वही बिल्डिंग में आप जा सकते हो, ऐसा एक नियम होता है। तो अभी ऑन दी स्पॉट जब पता चलता है कि अरे और एक बिल्डिंग सर्च करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, सर्च को एक्सटेंड कर सकते हो। पावर हमने यहाँ पे देके रखी है, वेयर ऑथोराइज ऑफिसर हैज नो जुरिडिक्शन ओवर द पर्सन सर्च बाय हिम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और मनी और एनी अदर बुलियन। ओके ओके, नहीं नहीं, ये अलग बात है, ये अलग बात है। यहाँ पे क्या है पता है, ये पर्सन की बात कर रहा है। अभी ये मौसी की बात कर रहे थे ना हम, हेलो, ये मौसी की बात हो रही है। हम बता रहे सर वो मौसी एक नंबर की हरामी मौसी है, ये उसी का ही सुटकेस है। मेरी ज्वेलरी में अपने कबड़ में रखता ना सर, मैं सुटकेस में भर के क्यों रखता। फिर आपने शादी में फोटो वगैरह भी खिंचाए होंगे ना मौसी के साथ। अरे मौसी ने जब इतनी ज्वेलरी पहनी है तो फोटो वगैरह खिंचाए होंगे ना, फोटो खिंचाए होंगे, वीडियो बनाया होगा, बोलो। उसने बोला पहनने के लिए दिए थे तो वो बोलेगी ना, वो बाद में बोलेगी, राइट, पहले तो आप बता तो सकते हो ना कम से कम। आप तो बाबा आप तो प्रूफ कर सकते हो ना कि ये देखो ये मेरा नहीं है, ये इन्हीं का है। कपड़े भी देखो, इन्होंने जो कपड़े पहने, ये देखो ये सूटकेस में यही कपड़े हैं। डॉक्यूमेंट भी कुछ ना कुछ होंगे तो डॉक्यूमेंट दिखा दोगे। तो आपका एओ मान गया, ठीक है ना, मौसी नहीं मानी, लेकिन आपका एओ मान गया कि हाँ हाँ चलो ठीक है, मान लेते कि उसका हो सकता है कि नहीं पता नहीं, हो सकता है। लेकिन ये मौसी आई थी जयपुर से, अब ये रेड हुआ है मुंबई में, ठीक है ना। अब ये जयपुर के ऑफिसर को, ये मुंबई का ऑफिसर जयपुर के ऑफिसर को सारे डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर देता है, ठीक है ना, सारी इंफॉर्मेशन हैंड ओवर कर देता है जयपुर के ऑफिसर को। अब जयपुर के ऑफिसर को ये मौसी का, उसके हस्बैंड का, उसके फैमिली का बैकग्राउंड पूरा पता होगा ना, वहां के लोगों को, वहां के ऑफिसर को इसके बारे में सब पता होगा। उसने असेसमेंट हैंडल किया होगा ना इतने सालों से उनका, बोलो।
तो ये बंदा जो है ना, ये मेक श्योर करेगा कि हाँ मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड है, सब कुछ अगर वो दिखाता है ऐसा कि हाँ इसके पास ब्लैक मनी होगा, तो फिर ये डिसाइड करेगा कि इसके साथ मुझे क्या करना चाहिए, इस एसएससी के ऊपर रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये उस एओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस एओ का नहीं है। इस एओ का इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपका ज्यूरिडिक्शन नहीं है जयपुर में, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है, सारा जो भी आपको मिला है उस पर्सन के बारे में, वो सारा हैंड ओवर कर दो ऑथोराइज ऑफिसर हैविंग अ ज्यूरिडिक्शन ओवर द अदर पर्सन विद इन अ 60 डेट फ्रॉम द डेट ऑन विच द सर्च इज कंप्लीटेड। यहाँ का जब रेड कंप्लीट हो जाता है, तो ये कंप्लीट होने के बाद आप विद इन 60 डेज उस वाले एओ को सारा डॉक्यूमेंट, ज्वेलरी, बुलियन, जो भी आपको सूटकेस जो मिला है वो सूटकेस हैंड ओवर कर दो, और उसके बाद देख लेंगे कि आगे क्या होना है। कंपनी के केसेस में कैसे होता है, ये कंपनी मुंबई में होती है, दूसरी कंपनी दिल्ली में होती है। तो मुंबई की कंपनी ने दिल्ली की कंपनी के साथ कुछ तो ब्लैक टू व्हाइट का ट्रांजैक्शन किया है। मुंबई का एओ दिल्ली की कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन दिल्ली के एओ को देगा। दिल्ली के एओ को लगा कि मुझे रेड कंडक्ट करना है, तो दिल्ली का एओ अलग से ऑथराइजेशन लेके इसके ऊपर रेड कंडक्ट करेगा, ये बंदा वहां नहीं जाएगा। चलो ठीक है सर। कभी कभी प्रोविजनल अटैचमेंट करना पड़ता है। सो व्हाट डू मीन बाय प्रोविजनल अटैचमेंट? हमें पता होता है कि हमने सर्च कंडक्ट किया, अब असेसमेंट करने के लिए 153A का असेसमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट को टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि डिपार्टमेंट 6+4 ईयर्स का असेसमेंट करता है। सो व्हाट डू मीन बाय 6+4? बाय डिफॉल्ट 6 ईयर का डिपार्टमेंट असेसमेंट कर सकता है, 4 साल और हो जा सकता है, क्योंकि जिसके घर में भी ब्लैक मनी है ना, वो ब्लैक मनी 1 या 2 साल में अक्यूमुलेट नहीं की जाती, वो ओवर द पीरियड ऑफ पर्टिकुलर ईयर्स अक्यूमुलेट की जाती है। तो डिपार्टमेंट क्या बोलता है, 8-10 साल की असेसमेंट करनी है मुझे अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की, इट विल टेक टाइम। और बाय द टाइम आई पास एन ऑर्डर अंडर 153A कि मुझे इसे कितना रिकवरी करना है, तब तक तो ये सारी अपनी प्रॉपर्टी बेच बाच के अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करके रास्ते पे नंगा घूमना चालू कर देगा। उसके पहले इसको क्या कर लो, इसकी प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच कर दो। प्रोविजनली अटैच मतलब अब तक आपका असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं हुआ है, लेकिन आपको ऑथोराइजेशन नहीं होता प्रॉपर्टी मूव करने की, आपके बैंक अकाउंट वगैरह सीज किए जाते हैं। So during the course of search or within 60 days from the end of the conclusion of the search party may provisionally attach any property belonging to the assessee. However, before doing so, a reason shall be recorded in writing and it should be in the interest of the revenue. चलो ठीक है। Provisional attachment so made shall be ceased to be effective after the expiry of the 6 month. अब maximum 6 month उसको रोक के रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। From the date of the order so pass, जो आप ऑर्डर पास होगी उसके बाद 6 महीने तक प्रोविजनल अटैचमेंट की ऑर्डर 6 महीने तक वैलिडिटी रहती है। 6 महीने में तो डिपार्टमेंट पक्का असेसमेंट कंप्लीट कर लेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 132(9D क्या बोलता है? द ऑथराइज ऑफिसर में मेक रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। सर अभी ज्वेलरी मिली है, डायमंड मिले, डायमंड का हमको डायमंड देख के वैल्यू थोड़ी ना क्या पता चलता है, तो डायमंड का वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस दिया जाएगा, और जैसे ही उसके पास जाएगा तो वैल्यूएशन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ये सर्च का केस है, इसको 60 डेज के अंदर ये रिपोर्ट करे फिर से एओ को। तो इतनी सारी बातें मैंने बताई अभी तक आप लोगों को। सर रिक्विजिशन क्या होता है? रिक्विजिशन मतलब अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर रेड मारने के लिए आ गया। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड मारने आया तो पता चला पहले से सीबीआई वालों ने रेड मार के रखी है आपके यहाँ पे, ठीक है ना, या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी करके एक होता है डिपार्टमेंट अपना, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन्होंने रेड मार के रखी है, या जीएसटी वालों ने रेड मार के रखी है। तो इन्होंने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह पहले से सीज किए होंगे ना। अरे इनकी रेड ऑलरेडी चालू है। इनकम टैक्स तो ऐसे ही मतलब बहती गंगा में आया है, ठीक है ना। या तो इनकम टैक्स आया भी नहीं, इनकम टैक्स को खाली इंफॉर्मेशन मिला कि जीएसटी का रेड हुआ है, सीबीआई का रेड हुआ है, ईडी का रेड हुआ है। अब जीएसटी का कोई स्कैम करता है तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स में बाय डिफॉल्ट वो स्कैम नहीं काउंट होता है, क्योंकि अब जीएसटी की चोरी और इनकम टैक्स की चोरी अलग अलग नहीं होती, दोनों की चोरी साइमल्टेनियसली की जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट को लेटर लिखते हैं अंडर सेक्शन 132A। इन्होंने सर्च नहीं किया, सर्च किसी और पार्टी ने किया, ये रिक्वेस्ट करते कि तुम्हारा जब सब कुछ करके हो जाएगा, सारा कलेक्शन वगैरह करके हो जाएगा, तो एसएससी को छोड़ो मत, वो हमको दे दो, ठीक है ना। उसमें जो बची जान होगी ना वो हम खा लेंगे, आप टेंशन मत लो। वेयर अ सर्च हैज ऑलरेडी बीन कंडक्टेड बाय एनी ऑफिसर अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ लाइक फेमा, सीबीआई, जीएसटी, ईडी, the DJIT, DIT, CCIT, CIT shall authorize the officer to make the requisition to the officer or authority under any other law to deliver the books of account and assets seized to the AO as early as possible. When these books of accounts and assets are delivered to the AO, it shall be deemed to that such books of account and assets have been seized by AO under section 132. ऐसे माना जाएगा
कि इन्होंने रेड किया हुआ है, रेड उन्होंने किया नहीं लेकिन ये डीम रेड ऐसा माना जाता है, एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ सर्च एंड सीजर शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली। हाँ चलो, तो इतना भी हो गया। अभी इसके आगे हमें पढ़ना है कि सर्च में जो असेट वगैरह उनको मिलते हैं उसका क्या करना चाहिए। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, 8:40 को रिस्टार्ट करेंगे। 8:40, प्लीज रीजॉइन एट 8:40।